हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी। तो बच्चों चलो अब देखते हैं सेकंड हम पेपर 2 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। आपको गिवन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट एनर्जी आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, ऑर्बिटल की एनर्जी के बेसिस पर। और ऑर्बिटल की एनर्जी आप कैसे देख सकते हैं, n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे n+l रूल क्या था, जहाँ पे n+l का वैल्यू मिनिमम होगा वहां पे ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू सिमिलर आ जाता है तो आप वहां पे एनर्जी किसके बेसिस पे देखते हैं, n के बेसिस पर। तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है उसके लिए एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। तो हम यहाँ पे n+l रूल के अकॉर्डिंग देख लें तो फर्स्ट में n+l क्या होगा, 3 + 1 कितना आ रहा है 4। सेकंड में n+l कितना होगा 2 + 3 + 2 कितना आ रहा है 5। 4 + 1 कितना आ रहा है 5। और यहाँ पे 3 + 0 कितना आ रहा है यहाँ पर 3। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, हाईएस्ट एनर्जी यानी एनर्जी क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो n+l का वैल्यू भी क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा। तो n+l का वैल्यू इन दोनों में ज्यादा है। तो अगर n+l का वैल्यू सिमिलर आता है तो एनर्जी आप किसके बेसिस पे देखते हैं, n के बेसिस पर। जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा है उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है। तो एनर्जी सबसे ज्यादा चारों ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 4 का होगा। और हम ऐसे भी देखें 3 + 1 कितना है 4, यानी ये क्या है 3p। ये कितना है 3d। ये कितना है 4l का वैल्यू 1 किसके लिए, p के लिए 4p एंड 3s। तो यहाँ पे 3d और 4p में अगर आप कंपेयर करें किसको बाद में फिल किया जाता है ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग 4p को, यानी क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 गिवन आपको, गिवन फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियल नोट का आपको फंक्शन दे रखा है RnL = 1/√3 1/a0 पावर 3/2 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू e पावर - सिग्मा/2। सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, a0 का वैल्यू दे रखा है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ऑर्बिटल 3a से ग्राफ क्या होगा 4πr² डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नोड इज इक्वल टू 3√3 a0 एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन है, कौन सा वाला करेक्ट है वो बताना है। तो पहले आपको ऑर्बिटल का पता लगाना है। यस, ऑर्बिटल का पता लगाना है तो आपको n का वैल्यू पता होना चाहिए, l का वैल्यू पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ट्रिक बताई गई थी। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट है उसमें सिग्मा का मैक्सिमम की पावर कितना कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे सिग्मा का मैक्सिमम पावर कितना कॉमन आ सकता है 0। 6 - 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला था कि जो पावर कॉमन आ रहा है और जो अंदर मैक्सिमम पावर है वो आपको यहाँ पर यूज में लेना है। तो यहाँ पे जो बाहर पावर कॉमन आता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, L को रिप्रेजेंट करेगा। और जो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर कॉमन आ रहा है वो n - l - 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर L का वैल्यू कितना होगा 0, n - l - 1 का वैल्यू कितना होगा 2। तो L का वैल्यू 0 मींस कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। यहाँ पर L का वैल्यू 0 पुट करें, n - 0 - 1 = 2 देन n विल बी इक्वल टू 3 मींस ये कौन सा होगा 3s, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। सेकंड बोला है ग्राफ फॉर गिवन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ दे रखा है डिस्टेंस के साथ। आपको क्या बताया था कि जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। बट यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पीक क्या दे रखा है, कम दे रखा है। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीक क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मैनर में होता है। तो यहाँ पे कितने रेडियल नोड हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको यहाँ पर नोड मिल जाता है। तो कितने रेडियल नोड होंगे यहाँ पे 2, तो 2 बार ये इसको टच करेगा और तीसरी बार टच नहीं करेगा। तो करेक्ट ग्राफ ये होगा। इन्होंने डिक्रीजिंग पीक दे दिया है तो ये इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट बोला डिस्टेंस बिटवीन रेडियल नोड इज इक्वल टू 3√3 a नोड। अब हम 3s ऑर्बिटल की बात करें तो 3s ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड है यहाँ पे 2। तो उन रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है वो आपको बताना है। रेडियल नोड किस डिस्टेंस पे वो नहीं बताना, जो 2 रेडियल नोड है उनके बीच में डिस्टेंस क्या है उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करना है। तो हम क्या करें, पहले यहाँ पे दोनों रेडियल नोड का डिस्टेंस देख लें। दोनों रेडियल नोड यहाँ पे कितने कितने डिस्टेंस पर है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ पर बता पाएंगे। तो रेडियल नोड देखना है तो उसके लिए साई का वैल्यू क्या होगा 0। तो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या, तो क्वाड्रेटिक बना ले। यहाँ पे कितना होगा सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6 इक्वल टू 0। सिग्मा विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 c -4 ac। c का कोफिशिएंट c क्या होगा यहाँ पे 6/2
2a, राइट। देन सिग्मा विल बी इक्वल टू कितना 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12 अपॉन 2। देन सिग्मा विल बी इक्वल टू 2 को डिवाइड कर दीजिए 3 प्लस माइनस अंदर जाएगा तो रूट में कितना हो जाएगा 4, तो 3√3 यहाँ पर बचा। तो ये तो क्या मिला आपको सिग्मा का वैल्यू। आपको क्या पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे पहले डिस्टेंस देख लेना। सिग्मा का वैल्यू पुट कीजिए। सिग्मा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, सिग्मा का वैल्यू गिवन है आपको कितना 2zr अपॉन na0। तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल की बात की जा रही है 3s ऑर्बिटल के लिए, और z क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का 1। तो ये क्या बचेगा 2r अपॉन 3a0 इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3। देन यहाँ पर कितना मिल जाएगा r विल बी इक्वल टू 9 प्लस माइनस 3√3 अपॉन 2, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको रेडियल नोट की दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है, तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि 9 में से यहाँ पे आप इस वैल्यू को माइनस करेंगे या ऐड करेंगे तो दोनों में ही पॉजिटिव वैल्यू है। तो आपको दो रेडियल नोट मिलेंगे, एक शॉर्टर डिस्टेंस वाला, एक लॉन्गर डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पे हम शॉर्टर डिस्टेंस वाले रेडियल नोट की बात करें R1 जो नियरेस्ट रेडियल नोट होगा, तो वहां पे R1 का वैल्यू क्या होगा 9 माइनस 3√3/2, राइट। तो ये तो आपको कौन सा रेडियल नोड मिला जो नियरेस्ट डिस्टेंस वाला होगा, और जो दूर वाला होगा वो क्या होगा यहाँ पर 9 प्लस 3√3/2। तो यहाँ पे आपको ये दो रेडियल नोड मिल चुके हैं। अब यहाँ पे इन दो रेडियल नोड के बीच का डिस्टेंस क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे R2 माइनस R1 से, ठीक है। तो R2 माइनस R1 से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए कितना होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 प्लस 3√3/2 माइनस 9 माइनस 3√3/2। यहाँ से माइनस से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा प्लस 3√3 प्लस 3√3/2। तो ये कितना बचेगा फाइनली 3√3 यहाँ पर बच जाएगा। तो दो रेडियल नोड के बीच का ये डिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। गिवन आपको अगेन शो फॉलोइंग ग्राफ एट 25 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी और प्रेशर ग्राफ दे रखे हैं आपको आइडियल गैस और रियल गैस के लिए, ठीक है। अब चार ऑप्शन गिवन है, व्हिच ऑफ द करेक्ट फॉर द गैस। First, gas show only negative deviation through the graph. Boils temperature of the gas must be more than 25 degrees Celsius. Molar volume of gas is less than that of ideal molar volume at 25 degrees Celsius in low pressure region. और given है in the high pressure region, the gas is less compressible than ideal gas. तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें देखनी है कंप्रेसिबिलिटी, मोलर वॉल्यूम या फिर रियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर, वो किसके बेसिस पे देख सकते हैं आप वॉल्यूम के बेसिस पर। अब दोनों गैस का डेंसिटी सिमिलर है क्या, नहीं। दोनों का डेंसिटी का ग्राफ प्रेशर के साथ डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर दे रखा है एक्स एक्सिस पर, तो लो प्रेशर पे डेंसिटी का ग्राफ ये है, हाई प्रेशर पे रियल गैस की डेंसिटी का ग्राफ ये है। तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो दोनों गैस के लिए सिमिलर लेते हुए हम वॉल्यूम का वेरिएशन देख रहे हैं। यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगा, और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम इन दोनों की डेंसिटी में देखें तो एट लो प्रेशर हम क्या बोले, एट लो प्रेशर डेंसिटी ऑफ आइडियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ रियल गैस, यही रिलेशन है। लो प्रेशर पे आइडियल गैस का डेंसिटी रियल गैस के रेस्पेक्ट में कम है, आप यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसका डेंसिटी कम है उसका वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर ज्यादा, तो हम क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, राइट। तो यहाँ पे लो प्रेशर पर क्या है रियल गैस का डेंसिटी ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रियल गैस ज्यादा है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा कम। तो यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में कम है। अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में कम है तो Z का वैल्यू क्या होगा लेस देन 1, ठीक है। हाई प्रेशर की बात करें, एट हाई प्रेशर पे क्या है डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ रियल गैस। तो डेंसिटी ज्यादा है, इसका मींस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस के रेस्पेक्ट में कम होगा। इसका मींस यहाँ पे Z का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1। दो चीजें आपको यहाँ से निकल रही है कि अगर डेंसिटी यहाँ पर रियल गैस का ज्यादा है यानी वो लो प्रेशर पे उसका वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर कम होगा, यानी Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर इसका डेंसिटी कम है यानी वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, राइट। अब ऑप्शन क्या है, गैस शो ओनली नेगेटिव डेविएशन थ्रू द ग्राफ
तो यहाँ पे लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन है, हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो दोनों डेविएशन आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर पे मिल रहा है, तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट होगा। सेकेंड, बॉयल टेम्परेचर ऑफ द गैस मस्ट बी मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। यस, देखिए जो ग्राफ गिवन है वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 25 डिग्री पर गैस का बिहेवियर आपको क्या मिल रहा है, आइडियल मिल रहा है, अगर सॉरी रियल मिल रहा है। अगर इस गैस को आइडियली शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो 25 डिग्री पे तो ये रियल गैस शो कर रही है, रियल बिहेवियर शो कर रही है, तो आइडियल बिहेवियर के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 25 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका बॉयल टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी गिवन है molar volume of gas is less than that of ideal molar volume at 25 डिग्री सेल्सियस इन लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन पे क्या बोला है कि यहाँ पे रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के रेस्पेक्ट में कम होगा। यस, बिल्कुल कम होगा, ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड डी ऑप्शन बोला है इन हाई प्रेशर रीजन द गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। तो हाई प्रेशर पे यहाँ पे क्या है, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल से ज्यादा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, यानी गैस क्या होगी यहाँ पर, लेस कंप्रेसिबल होगी। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। गिवन आपको 1 मोलर NaOH solution was slowly added into 1000 ml of 183.75 gram impure H2SO4 solution and the following plot was obtained. The percentage purity of H2SO4 sample and slope of the curve are। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी पूछा है और यहाँ पे स्लोप पूछा है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ग्राफ गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और वॉल्यूम ऑफ NaOH के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप NaOH मिलाएंगे तो जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 3 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो H2SO4 जब रिएक्ट होगा तो किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस 2H2O, राइट। तो जितना मोल्स ऑफ H2SO4 है उससे डबल यहाँ पे NaOH कंज्यूम होने वाला है। तो अगर आपको NaOH के मोल्स मिल जाते हैं तो सॉल्यूशन में आप H2SO4 के मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना लीटर, 3 लीटर कंज्यूम हो रहा है। मोलरिटी आपको गिवन है 1 मोलर, तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलरिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम से आपको मोल्स मिलेंगे। मोल्स क्या होगा, M इंटू V, तो कितना मोल, 3 मोल ऑफ H2SO4 यहाँ NaOH कंज्यूम हो रहा है। तो अगर NaOH 3 मोल है तो H2SO4 कितना होगा, 1.5 मोल। जितना NaOH है उसका हाफ मोल कंज्यूम हो रहा है, राइट। यानी सॉल्यूशन में H2SO4 कितना रहा होगा, 1.5 मोल, यानी 3/2 इंटू 98 ग्राम, इतना ग्राम ऑफ H2SO4 यहाँ पर रहा होगा। अब आपसे पूछा गया है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ H2SO4, सॉल्यूशन का मास कितना है 183.75 और इसके अंदर इतना ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है। तो परसेंटेज प्यूरिटी आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्यूरिटी मास ऑफ H2SO4 3 into 49 अपॉन मास ऑफ सैंपल 183.75 into 100, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 80% प्योर सैंपल होगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड पूछा था स्लोप, स्लोप आप निकाल सकते हैं tan थीटा से, कितना होगा यहाँ पे, कितना 3/3, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, बट स्लोप नेगेटिव है तो एग्जैक्टली स्लोप क्या होगा यहाँ पर -1, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गिवन आपको ऑप्शन गिवन है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट गिवन है एट क्रिटिकल कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज 12 टाइम द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो क्रिटिकल कंडीशन की हम बात करें तो क्रिटिकल कंडीशन में वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है Vc 3V के बराबर, और B को आप क्या ले सकते हैं, कितना हो सकता है B का वैल्यू 4 into 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na। तो इसमें 4/3 पाई r क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, राइट। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसको पुट कर सकते हैं 4 into 3 कितना होगा 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इंटू Na। तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यानी मोलर वॉल्यूम। तो आपको स्टेटमेंट गिवन है एट क्रिटिकल कंडीशन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज 12 टाइम द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये 1 मोल का वॉल्यूम हो गया इंटू 12, तो 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम कितना होता है 12 टाइम्स ऑफ मोलर 12 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। सेकंड बोला है अ गैस कैन बी लिक्विफाइड अबव इट्स बॉइल्स टेंपरेचर
बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए उसको लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर गैस का बिहेवियर कैसा हो जाता है, आइडियल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला है सी एट वेरी हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन मोल रियल गैस इज इक्वल टू nRT अपॉन P प्लस NB। यस, देखिए जब हम यहाँ पर हाई प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एट हाई प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट नहीं होते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है, वंडरफुल इक्वेशन, P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी एन बी। तो एन को यहाँ पे हम वन पुट कर देते हैं, नहीं यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन में, तो एन ले लेते हैं, v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो जब आप हाई प्रेशर की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे, ए का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या होगा, नेग्लिजिबल, बचेगा क्या, p इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। आपको क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम p को पहले इधर भेज दीजिए और nb को इधर भेज दीजिए, तो वॉल्यूम कितना मिल जाएगा आपको, nRT अपॉन p प्लस nb के इक्वल। तो ये हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट डी ऑप्शन बोला गया है आपको, फॉर अ रियल गैस फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है P प्लस अल्फा अपॉन टी वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बीटा इक्वल टू आर टी। अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, बॉयल्स टेम्परेचर आपको पूछा गया है। यस, देखिए अगर आपको याद हो तो हमने वीरेल इक्वेशन के थ्रू बॉयल्स टेम्परेचर का कैलकुलेशन किया था, तो सेम वही डेरिवेशन जो हमने किया था वही सेम डेरिवेशन हम यहाँ पर कॉपी करने वाले, कुछ में कुछ भी नया नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट दे रखे हैं, जो हमारे रियल गैस इक्वेशन था, वंडरफुल इक्वेशन, उससे अलग दे रखा है, इसलिए बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला भी क्या आएगा, जो एक्चुअल फॉर्मूला है उससे अलग आने वाला है। तो डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले यहां से हम प्रेशर निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाले फॉर्मूले में प्लेस करेंगे। तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, P प्लस अल्फा अपॉन टी वी एम स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बीटा। तो यहां से प्रेशर मिलेगा आपको कितना, आर टी अपॉन वी एम माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन टी वी एम स्क्वायर। तो प्रेशर मिला। अब z की हम बात करें, z क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर pvm अपॉन rt। तो प्रेशर आपको मिला है यहाँ पर, तो प्लेस कीजिए, तो rt अपॉन vm माइनस बीटा माइनस अल्फा अपॉन tvm स्क्वायर इंटू क्या होगा ये, v अपॉन vm अपॉन rt। तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, rt से rt कैंसिल आउट होने वाला है, तो z क्या होगा, vm अपॉन Vm माइनस बीटा माइनस एक Vm से एक Vm कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन RT स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से आगे डेरिवेशन करना है। क्या बताया था कि अब आप वन यहाँ से Vm कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन उसमें से Vm कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर से Vm कॉमन लेंगे तो 1 माइनस Vm इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन Vm बचेगा, z इक्वल टू Vm अपॉन Vm कॉमन लीजिए, 1 माइनस बीटा अपॉन Vm माइनस अल्फा अपॉन RT स्क्वायर। Vm से Vm कैंसिल आउट कीजिएगा, देन Z विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन Vm माइनस अल्फा अपॉन RT स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपको क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस x को आप क्या ले सकते हो, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो वही हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन m को लिख सकते हैं, तो z कितना होगा, 1 प्लस बीटा अपॉन vm प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन vm स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन vm क्यूब एंड माइनस अल्फा अपॉन RT स्क्वायर। अल्फा अपॉन RT स्क्वायर को हम यहाँ पर साथ में ले लेंगे, ये इसको छूटा हुआ है क्या, यहाँ पर अल्फा अपॉन एक Vm छूटा हुआ है, RT स्क्वायर इंटू Vm, ठीक है। एक Vm से एक ही Vm कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर भी एक Vm होगा, यहाँ पर भी एक Vm होगा, तो यहाँ पर भी एक Vm पुट कर देते हैं। अब जब Z की वैल्यू हम बात करेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस बीटा अपॉन Vm,
यहाँ पर ये Vm है, वहां पर भी Vm है, माइनस अल्फा अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू Vm प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अपॉन Vm क्यूब डैश डैश डैश। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको बॉयल्स टेम्परेचर की बात की तो बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर जब रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होती है। तो ये कंडीशन कब होती है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर। तो लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो v स्क्वायर v क्यूब v पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन Vm will be very high। तो Vm अगर हाई है तो Vm स्क्वायर भी क्या होगा? Vm क्यूब वेरी हाई। अब ये सब क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन Vm स्क्वायर 1 अपॉन Vm क्यूब ये क्या होंगे? नेग्लिजिबल होंगे। तो आप क्या बोल सकते हैं? Z कितना हो जाएगा? 1 प्लस बीटा अपॉन Vm कॉमन ले लीजिए, सॉरी 1 अपॉन Vm कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे? बीटा माइनस अल्फा अपॉन आर टी स्क्वायर, राइट। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर ये आइडियल बिहेवियर शो करेगा गैस तो Z का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता बट ये वैल्यू क्या होगा? 0। तो हम क्या बोलेंगे? कौन सा कोफिशिएंट होगा? सेकेंड वीरियल कोफिशिएंट। तो हम क्या बोलेंगे? एट आइडियल गैस बिहेवियर Z इक्वल टू 1 एंड अगर Z इक्वल टू 1 है तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए। वॉल्यूम तो 0 नहीं होगा तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है। एंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन आर टी स्क्वायर क्या होगा? 0। तो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन आर टी स्क्वायर। अब यहाँ पे टेम्परेचर कौन सा होगा? बॉयल्स टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर गैस का बिहेवियर आइडियल शो हो रहा हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टी बीटा स्क्वायर कितना है यहाँ पर? अल्फा अपॉन आर बी एंड टी बीटा कितना हो जाएगा? रूट अल्फा अपॉन आर बीटा के इक्वल। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? जो गिवन रिलेशन था वन डबल इक्वेशन का उसके बेसिस पर बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। तो आपको डी ऑप्शन गिवन है। फॉर अ रियल गैस फॉलोइंग इक्वेशन बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा? रूट अल्फा अपॉन आर इंटू बीटा। तो स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। गिवन आपको बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ द वन डबल गैस इज 350 केल्विन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गैस। तो 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको देखना है कौन सा वाला करेक्ट है। फर्स्ट गिवन है द गैस कांट बी लिक्विफाइड एट 300 केल्विन। अब गैस कब लिक्विफाई नहीं होती? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है? बॉयल्स टेम्परेचर की। तो पहले आपको यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? 8A/27 RB। A/RB क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है। देन TC विल बी इक्वल टू 8/27 इनटू बॉयल्स टेम्परेचर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 बॉयल्स टेम्परेचर आपको कितना गिवन है यहाँ पे? 350। तो ये आपको मिल जाएगा 103.7 केल्विन के लगभग। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस तक तो गैस लिक्विफाई हो सकती है, बट इसके ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो कितना है? द गैस कांट बी लिक्विफाइड एट 300 केल्विन। तो क्या 300 केल्विन पे गैस लिक्विफाई हो सकती है क्या? नहीं, 103.7 के ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकती, कितना ही प्रेशर लगा दीजिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट। सेकंड बोला है द गैस कैन बी लिक्विफाइड एट 150 केल्विन। क्या 150 इससे ज्यादा है क्या? यस। तो क्या लिक्विफाई हो सकती है? नो। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड द गैस शो नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड 275 केल्विन। तो जब गैस का बिहेवियर रियल होगा तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 यानी नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे गैस का बिहेवियर रियल कब होगा? जब आइडियल नहीं होगा। गैस का बिहेवियर आइडियल कब होगा? जब बॉयल्स टेम्परेचर होगा 350 केल्विन। तो 350 से नीचे अगर लो प्रेशर है तो गैस का बिहेवियर कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन वाला। तो आपको टेम्परेचर कितना दे रखा है? 275। तो 350 से कम है क्या? यस। तो क्या रियल बिहेवियर होगा? यस। तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 यानी नेगेटिव डेविएशन। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट द गैस शो पॉजिटिव डेविएशन एट एनी प्रेशर एट 400 केल्विन। यस, 350 केल्विन तो क्या है? वो टेम्परेचर जिस पर गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर रही है। अब वहां पे क्या कर दिया आपने? उससे भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया है तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। और ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स क्या होंगे?
नेग्लिजिबल होंगे, डोमिनेंट कौन होगा, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे वहां पे, बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे। तो वहां पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, आइडियल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। तो वहां z का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 1, यानी वहां पे कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो डी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55। गिवन आपको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 1 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉलम 2 में इन्फॉर्मेशन है, कॉलम 3 में इन्फॉर्मेशन है, उनको आपको मैच करना है, राइट। इसमें गिवन है क्वेश्चन आपको, salt and water is formed by the acid base neutralization reaction if ratio of moles of acid and base taken is not similar to the ratio of their stoichiometric coefficient, then one of the component is limiting reagent. Assume no dissociation of water in following reaction. आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, बेस इज 80% प्योर ओनली, टेक इम्प्योरिटी प्रेजेंट एज इनर एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इनिशियली इन्फॉर्मेशन आपको कुछ गिवन था, एक ही पॉइंट काम का है, बेस क्या है, बेस इज 80% प्योर, राइट। तो रिएक्शन गिवन है, इधर दे रखा है आपको एसिड इज लिमिटिंग रिएजेंट, बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट, मोलरिटी ऑफ केटायन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन 0.8 मोलर, और इसके अलावा क्या बोला है, molarity of H plus in resulting solution 0.2, molarity of cation in resulting solution 0.4 and molarity of cation in resulting solution 1.6। तो जो कॉलम है वो हम मैचिंग करके देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम यहाँ पर मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है, बेस क्या है, 80% प्योर है। तो अगर बेस 80% प्योर है तो 10 का 80% क्या होगा, 8 ग्राम। तो एक्चुअली NaOH कितना होगा, 8 ग्राम, यानी कितना मोल्स होगा, 8/40, यानी कितना मोल्स होगा NaOH, 0.2 मोल ऑफ NaOH यहाँ पर होगा, ठीक है। इधर HCl कितना है, m इंटू वी के अकॉर्डिंग बात करें, m कितना है 0.8, v कितना है 500/1000, तो ये कितना होगा 0.4 मोल, राइट। तो यहाँ पे 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग अगर ये 0.2 मोल है तो ये भी कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.2 है कितना 0.4, मींस ये क्या है, एक्सेस एजेंट, NaOH कौन है, लिमिटिंग एजेंट, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH। तो फर्स्ट में बेस लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट में जो कॉलम है वो कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे सेकंड कॉलम का सेकंड पार्ट मैच कर रहा है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दे, पहले नंबरिंग जो दे रखी है वो दे देते हैं, इसको 1 2 3, और यहाँ पे रोमन नंबर में नंबरिंग गिवन है 1 2 3, और यहाँ पे PQR, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 1 की बात करें तो 1 में कौन मैच हो रहा है, सेकंड पार्ट मैच हो रहा है, 1 के अंदर सेकंड पार्ट मैच हो रहा है कॉलम 2 का। और अगर हम थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड में कौन सा मैचिंग हो रहा है, आपको H+ का कंसंट्रेशन पूछा है, केटायन पूछा है, और केटायन यहाँ पे तो हम H+ और केटायन का कंसंट्रेशन देख लें। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH, एक्सेस रिएजेंट कौन है, HCl। तो 0.2 से रिएक्ट करेगा, बचा हुआ कितना होगा, 0.2 मोल। तो HCl तो H+ तो यहाँ से आ रहा होगा, तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पर 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे कितना है 500 + 500 यानी 1000 ml यानी 1 लीटर। तो 1 लीटर मींस H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.2 मोलर। तो यहाँ पे फर्स्ट में और कौन मैच कर रहा है, P ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा केटायन का कंसंट्रेशन देख लें, केटायन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब केटायन कहां से आ रहा होगा, HCl भी एक केटायन है, HCl के कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पे 0.2, क्योंकि 0.2 तो खत्म हो गए, HCl कितना बचेगा 0.2 मोल, और NaCl कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो भी 0.2 मोल ही प्रोड्यूस हो रहा होगा, बिकॉज ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 0.2 मोल Na+, 0.2 मोल H+, तो केटायन का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पर 0.4/1 यानी 0.4 मोलर। क्या 0.4 मोलर दे रखा है क्या, यस ये 0.4 मोलर दे रखा है। तो फर्स्ट में P और Q मैच हो रहे होंगे, ठीक है। सेकंड की हम बात करें, KOH + HNO3 बैलेंस इक्वेशन है, आपको बेस क्या मानना है 80% प्योर। तो इसका 80% जब आप लेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 28 का 80% ले लीजिए, तो 28 का 80% ये मास मिलेगा, इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए, पोटेशियम 39 40 कितना 56, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स 0.4 मोल, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 0.4 मोल KOH है, यहाँ पर इसका कितना मोल होगा, m इंटू वी के अकॉर्डिंग 0.2 इंटू 500/1000, तो ये कितना मोल होगा आपको 0.1 मोल। तो यहाँ पर HNO3 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और KOH क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहाँ पर एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सेकंड में फर्स्ट कॉलम का सेकंड पार्ट में कौन मैच हो रहा होगा, सेकंड कॉलम का फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
अब आप हम यहाँ पे HNO3 तो क्या था लिमिटिंग, तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, तो केटाइन का कंसंट्रेशन कितना होगा, केटाइन का कंसंट्रेशन हम देख लें, यहाँ पर केटाइन कहां से बन रहा होगा, यहां से बन रहा होगा और यहां से भी बन रहा होगा K प्लस, क्योंकि OH क्या है एक्सेस रिएजेंट है, तो यहाँ पे KNO3 कितना बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग, लिमिटिंग रिएजेंट कितना था 0.1, तो ये भी कितना होगा 0.1 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये 0.4 मोल था, 0.1 मोल ये था, तो ये लिमिटिंग है, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 0.4 में से 0.1 कम हो जाएगा तो 0.3 मोल बचेगा। K प्लस कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, इससे जितना KOH होगा उतना ही K प्लस प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो 0.3 मोल ऑफ KOH रिमेनिंग होगा, 0.1 मोल ऑफ K प्लस यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से भी K प्लस बन रहा है, यहाँ से भी K प्लस बनेगा, तो 0.1 मोल ऑफ K प्लस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, 0.3 से 0.3 मोल ऑफ K प्लस यहाँ पे बनेगा, तो केटाइन का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पर 0.4 अपॉन वॉल्यूम कितना होगा टोटल 1000 ml, तो अपॉन यानी 1 लीटर, तो केटाइन का कंसंट्रेशन कितना होगा यहाँ पे 0.4 मोलर, तो इसमें भी क्या मैच कर रहा होगा, Q ही मैच कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, आपको यहाँ पे 80% कंसीडर करना है, तो 80% कंसीडर करने के बाद 37 का 80% ये तो मास मिलेगा, और इसको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए इसका मोलर मास कितना है 74, तो ये मोल्स मिल जाएगा, तो मोल्स कितने मिलेंगे इसके 0.4 मोल। ठीक है, इधर देख लें H2SO4 ये कितना है 0.8 m इंटू V के अकॉर्डिंग आपको मोल्स मिलेंगे, तो ये क्या होगा, ये भी कितना होगा 0.4 मोल, तो बैलेंस इक्वेशन है 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसका 0.4 मोल इसके 0.4 मोल से रिएक्ट होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, यहाँ पे केटाइन ये कितना बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.4 मोल। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे मोलिटी ऑफ केटाइन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ना तो यहाँ एसिड लिमिटिंग होगा ना बेस लिमिटिंग होगा, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे केटाइन का कंसंट्रेशन कितना होगा 0.4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 ml, यानी कितना केटाइन का कंसंट्रेशन होगा यहाँ पे 0.4 मोलर। राइट, तो आपसे पूछा गया है 54 में सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द रिजल्टिंग बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन किसका होगा, बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, फर्स्ट वाले का होगा, तो फर्स्ट वाले के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पे, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन किसका होगा यहाँ पे, अच्छा ये तो एसिडिक है, फर्स्ट वाले में एसिडिक सॉल्यूशन था, ये वन कॉम्बिनेशन, सेकंड वाला का सॉल्यूशन KOH एक्सेस रिएजेंट था, तो उसमें यहाँ पे बेसिक ये वाला सेकंड वाला था। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है बेसिक सॉल्यूशन के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो 2 के लिए यहाँ पे कौन होगा, उसमें एसिड लिमिटिंग रिएजेंट होगा, अच्छा आपको लिमिटिंग रिएजेंट लिखा है ना, तो फर्स्ट वाले में कौन लिमिटिंग रिएजेंट था, बेस लिमिटिंग रिएजेंट था, और सेकंड वाले में कौन लिमिटिंग रिएजेंट था, एसिड लिमिटिंग रिएजेंट था, तो सेकंड वाले में लिमिटिंग रिएजेंट कौन था एसिड, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेकंड के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है एसिड है, और वहां पर केटाइन का कंसंट्रेशन कितना 0.4 मोलर, तो सेकंड यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन के लिए एसिड लिमिटिंग रिएजेंट था और केटाइन का कंसंट्रेशन क्या था 0.4 मोलर। और क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर रिजल्टिंग एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा था, जहां पे एसिड एक्सेस रिएजेंट था यानी फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, या तो सेकंड ले लीजिए बेस लिमिटिंग रिएजेंट था, और यहाँ पर यहाँ पे क्या था H प्लस का कंसंट्रेशन 0.2 मोलर और केटाइन का कंसंट्रेशन कितना था 0.4 मोलर, तो कॉम्बिनेशन जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट का यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन में करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 के लिए बेस लिमिटिंग रिएजेंट था और वहां पे H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 0.2 मोलर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। राइट, हम CT1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बच्चों एक हाइड्रोकार्बन है M जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10, उसका हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं, X और Y बनता है बच्चों, ठीक है, और ये दोनों ही कंपाउंड बच्चों X और Y गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, और हमें आइडेंटिफाई करना है इस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर। तो बच्चों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन से ही हमें देखना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं जिसमें हम O3 जिंक और वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि डबल बॉन्ड को हम ओजोनोलाइसिस है तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपको एक तो मिलेगा बच्चों CH2O प्लस दूसरा मिला बच्चों आपको CHO और CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। वैसे अगर इस ऑप्शन की बात करें बच्चों तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, बराबर है। लेकिन बच्चों अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड से मिलता है,
ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा CH3 हो, और अल्कोहल में भी मिलता है बच्चों, तो ऐसा अल्कोहल जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट हो, ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा CH3 होते हैं। ठीक है, फिलहाल ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन ही होता है, उसमें देखना है। तो बच्चों देखिए, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, तो इसमें बच्चों देखिए अल्फा CH2 है, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिलने की संभावना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अगर इसमें से एक कट रहा है तो बच्चों ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बच्चों अब यहाँ पर बात करें तो ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद मिलेगा आपको कुछ ऐसा कंपाउंड प्लस, बच्चों इसमें देखिए अल्फा CH3 है और इसमें भी अल्फा CH3 है, तो बच्चों ये एक्स और वाई हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों ये एक्स और वाई बन गए, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो इनमें आइडोफॉर्म टेस्ट बच्चों मिलेगा, तो आपको आंसर मिल चुका है इसका बी। ठीक है, अब बाकी में भी चेक कर सकते हो बच्चों, जैसे हमने इसको तोड़ा, अगर बच्चों इसको देखते हैं, पहले तो कार्बन काउंट कर लीजिए, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन बन रहा होगा उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में 5 कार्बन है बच्चों, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो सी वाले में बच्चों 6 कार्बन है। ठीक है, ये तो ऑप्शन रहा नहीं। अगर हम बच्चों डी में बात करें, तो डी में अगर हम बच्चों ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, मिलेगा बच्चों O CH CH2 एंड CH3। बच्चों देखिए इसमें अल्फा CH2 मिल रहा है, तो इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको चाहिए अल्फा CH3। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा बच्चों, इस कंपाउंड में तो मिल जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन हमें दोनों ही ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट देते हो, बच्चों आपको आंसर मिल गया बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल है, उसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों पहले लिखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों आपको पता है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो पार्शियल डेवलपमेंट ऑफ चार्ज भी होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। फिर कह रहा है कि आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। तो बच्चों आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिर देखिए द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, ये बात सही है, हाइपोथेटिकल होते हैं, एंड दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है बच्चों, वो रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर। तो मोर नहीं होती है बच्चों, ये लेस होती है, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन दैट ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, मल्टीपल है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सही स्टेटमेंट बताने हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है लिखा है कि द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन गिव्स सेम प्रोडक्ट। तो बच्चों हम ओजोनोलाइसिस करते हैं मेटाजाइलिन का, तो जाइलिन है बच्चों ये बेंजीन, ठीक है, और CH3 और CH3। ठीक है, तो मेटाजाइलिन है। अब हम बच्चों इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में O3 जिंक और वाटर का हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ओजोनोलाइसिस पर डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और तरीका क्या है प्रोडक्ट लिखने का बच्चों, कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, इस तरीके से ऐसे ब्रेक कर दीजिए बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के थ्रू, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये CH3, ठीक है बच्चों, ये कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पर क्या है, इस वाले पार्ट में इधर देखिए क्या है बच्चों, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ये मिला बच्चों। दूसरा पोर्शन जो बच्चों यहाँ से निकल रहा है, ये वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो 2 मोल्स तो बच्चों इसके मिल जाएंगे, मिथाइल ट्राइऑक्सल कहते हैं बच्चों इसको, मिथाइल ट्राइऑक्सल। ठीक है, प्लस दूसरा पोर्शन है बच्चों, इसमें देखिए ये CH है, यहाँ पर बच्चों CH और ये CH। ठीक है, तो प्लस
CH डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड O, इसको हम बच्चों बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। ये मिला, ठीक है। तो ये मेटाजाइलिन है बच्चों, मेटाजाइलिन। स्टेटमेंट ए की बात कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए पैराजाइलिन बना लेते हैं। तो पैराजाइलिन में बच्चों पैरा पोजीशन पर CH3 होते हैं इस तरीके से। ये बच्चों पैराजाइलिन। और यहाँ पर भी हम बच्चों सेम काम करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं। तो आपको बॉन्ड को तोड़ना है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को देखिए बच्चों, ये CH है और ये CH है। तो CH देखिए बच्चों, CH और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH। अब बच्चों ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा, तो इस पार्ट पर मिला CHO और डबल बॉन्ड CHO प्लस। दूसरा पोर्शन देखिए बच्चों, ये CH3, ठीक है, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हम बनाते हैं बच्चों ओजोनोलिसिस जब करते हैं। तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर है कि CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, इसके 2 मोल मिल गए, ठीक है। एक यहाँ से मिलेगा बच्चों, दूसरा पोर्शन ये यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन गिव्स द सेम प्रोडक्ट, दोनों ही केसेस में 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिलता है और ग्लाइऑक्सल बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है बी। तो बी की बात करें अगर बच्चों, तो कह रहा है कि ऑर्थोजाइलिन, कह रहा है कि ऑर्थोजाइलिन का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएं, तो ऑर्थोजाइलिन बच्चों कुछ ऐसे है, ये CH3 और CH3, ठीक है। तो ऑर्थोजाइलिन बच्चों कुछ ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी बच्चों बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो ऐसे भी हो सकता है CH3 एंड CH3, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑर्थोजाइलिन का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएं, ठीक है, O3 जिंक वाटर के साथ, और यहाँ पर भी सेम काम करवाते हैं, तो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं बच्चों, तो बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को लगा देना है बच्चों आपको इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या पोर्शन जो अलग हो रहा है उसको देखिए। तो बच्चों इसको देखिए, ये CH3 है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, और ये कार्बन के साथ बच्चों यहाँ पर क्या है, जहां से ये ब्रेक हो रहा है ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ आ गया, ठीक है। दूसरा पोर्शन देखिए बच्चों, तो यहाँ पर फिर ये जो जुड़ा हुआ है इसको देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये CH है और ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के साथ हम क्या लगा देते हैं, ओजोनोलाइसिस है, तो ऑक्सीजन आ जाता है, ये मिला। इसको हमने कहा बच्चों मिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है, प्लस। दूसरा पोर्शन देखिए बच्चों, अब दूसरा पोर्शन एग्जैक्टली ये वाला पार्ट भी सेम जा रहा है बच्चों कि 2 मोल्स ऑफ मिथाइल ग्लाइऑक्सल बना। अब इधर देखिए बच्चों, ये वाला पार्ट, ये CH और CH है, तो CH डबल बॉन्ड, फिर ये CH और CH सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है बच्चों, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं बच्चों, बॉन्ड को तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मिला बच्चों क्या आपको, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करें, तो बच्चों ओजोनोलिसिस करने पर बॉन्ड टूटेगा कुछ ऐसे और ऐसे। जो पोर्शन अलग हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। अब की बार क्या है बच्चों, CH3 और ये कार्बन, इधर है डबल बॉन्ड, ठीक है। और बच्चों ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों CH3, और इधर भी डबल बॉन्ड है, ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब बच्चों दूसरा पोर्शन जो ब्रेक हो रहा है, आप उसको देखिए, ये यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन क्या है बच्चों, ये CH है और ये CH है, ठीक है। तो मिला क्या आपको, CH डबल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, क्योंकि बच्चों ये CH किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से, और CH के साइड डबल बॉन्ड है, उसको लिखा। अब बच्चों सेम चीज आपको यहाँ पर नजर आती है इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर भी CH है, यहाँ पर भी CH है, तो 2 मोल्स आपको मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो फाइनली अगर हम नेट सम देखें, तो बच्चों ये तो इसका कॉमन प्रोडक्ट है, ये भी ग्लाइऑक्सल, ये भी ग्लाइऑक्सल, और ये क्या है, ये है डाईमिथाइल
डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। अगर हम बात करें बच्चों कि मेटाजाइल, ये ऑर्थोजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन, तो ऑर्थोजाइलिन, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों कि इनमें रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या है बच्चों, इसके डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन ये भी हो सकता है। अगर हम सिंपली ऐसे लिखें कि अगर हमने ऑर्थोजाइलिन लिया है, ठीक है, और हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलेगा बच्चों मिथाइल ग्लाइऑक्सल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो हमें जो मिलता है बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऑर्थोजाइलिन के 3 प्रोडक्ट बनते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, मिथाइल ग्लाइऑक्सल एंड ग्लाइऑक्सल ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और इससे बच्चों ये पता भी चलता है कि यहाँ पर बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। तो ओजोनोलिसिस का काम क्या है, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो रेजोनेंस होने की वजह से ये प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सी में कह रहा है कि बेंजीन का अगर हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। चेक कर लेते हैं कि क्या है बच्चों कहानी। तो अगर बच्चों बेंजीन की बात करें तो बेंजीन है C6H6 इस तरीके से। बेंजीन का कोई भी स्ट्रक्चर बना लें, इस तरीके से लिख लें, या बच्चों हम ऐसे लिख लें, इस तरीके से, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएं। तो बच्चों बेंजीन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पर, चूंकि बच्चों हर जगह देखो सेम ही चीज है, ये CH CH CH, ठीक है। तो जब भी आप बॉन्ड को तोड़ोगे ऐसे, इस तरीके से और इस तरीके से, बच्चों जो पोर्शन आपको मिल रहा है उसको ध्यान से देखिए। ये CH CH सिंगल बॉन्ड है, CH सिंगल बॉन्ड, CH की कनेक्टिविटी है, और ये डबल बॉन्ड लगा है बच्चों, CH के साथ डबल बॉन्ड है, और इस साइड CH और CH का सिंगल बॉन्ड, और इस साइड भी डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन लगा देना है आपको बच्चों। तो बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है। और बच्चों पूरी चूंकि स्ट्रक्चर एक जैसा है और 3 डबल बॉन्ड है, तीनों ब्रेक हो जाएंगे, तो 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल बनेगा, जो कि एक ही प्रोडक्ट है, जो कि स्टेटमेंट बच्चों सही है। इसके बाद अगर हम डी की बात करें तो ब्यूट-2-ईन गिव्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बच्चों ब्यूट-2-ईन की बात करें अगर, तो ब्यूट-2-ईन क्या है, डी ऑप्शन की बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ये बच्चों है ब्यूट-2-ईन, ठीक है। अगर ब्यूट-2-ईन को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन लगा देना है बच्चों आपको, हमें मिला CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड मिलते हैं, दोनों ही क्या है बच्चों, सेम प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल जो एल्कीन है ओजोनोलिसिस करने पर सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये चीज कह रहा है कि गिव्स ओनली वन, ब्यूट-2-ईन गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बनते। तो ये स्टेटमेंट बच्चों गलत हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 50 में जो सही आंसर है वो है बच्चों A, B एंड C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, जिसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू +M एंड अनदर अटैच्ड टू -M। बच्चों आप इसकी बात करें अगर, तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो बच्चों फिर क्या है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये -M का काम कर रहा है। अगर बच्चों इसको देखें, ये ऑक्सीजन लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये +M का ग्रुप है। तो -M और +M यहाँ पर दोनों काम करते हैं। तो इस जो हमसे पूछा है उसके हिसाब से ये बच्चों सही है। अगर इसमें देखिए C वाले ऑप्शन में देखिए, तो यहाँ पर बच्चों लोन पेयर है, ये इसके लिए +M का काम करेगा, ठीक है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और बच्चों इसमें देखिए C डबल बॉन्ड O, ये इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन जो पुल करेंगे वो -M। तो +M और -M दोनों का काम हो रहा है बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये डायरेक्टली CH2 से जुड़ा हुआ है, ये CH2 है। तो CH2 तो बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन का काम कर रहा है, +H का काम करेगा। हमें ये देखना था +M और -M, तो ये नहीं है बच्चों, तो C हो गया। अब D की बात करें तो D में बच्चों सेम सिचुएशन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से पुल करेगा, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ये -M का काम करेगा बच्चों। अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये +M का काम करेगा। तो -M और +M की बात करता है, तो बच्चों आंसर आ गया आपके A, C एंड D। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है और आपको ये बताना है जो इसको सही से अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन पूछा है हमसे,
तो बच्चों देख लीजिए, फ्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरोबेंजीन में बच्चों लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, ठीक है। तो प्लस एम की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डबल बॉन्ड F प्लस, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज का इस रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड F प्लस, चार्ज बच्चों क्या होता है अल्टरनेट कार्बन पर आता है, तो अब की बार यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो ये लाइकली रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब इसका जो उल्टा गिवन है बच्चों C और D में, ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपसे यही पूछा है कि मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन। ये बच्चों फ्लोरीन लोन पेयर होने की वजह से प्लस एम दिखाता है, तो प्लस एम की वजह से जो यूजुअल डायरेक्शन है वो लोन पेयर से रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फ्लोरीन के लोन पेयर से रिंग की तरफ, ठीक है। तो ये आपका ए और ये वाला क्या है बी है, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो क्या है बच्चों सी एंड डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, जिसमें कह रहा है कि पीएच CH डबल बॉन्ड CH CH3 का हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते हैं बच्चों, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाने पर प्रोडक्ट बना बच्चों, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो PHCHO बेंजल्डिहाइड है प्लस CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब कह रहा है कि इन प्रोडक्ट को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो पहला कह रहा है कि फेलिंग सोल्यूशन, ए में कह रहा है बच्चों फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बच्चों बेंजल्डिहाइड नहीं देता, इंपॉर्टेंट बात है, जबकि एसिटल्डिहाइड में मिलता है, एसिटल्डिहाइड में मिलता है, ठीक है। बी में कह रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट, तो अगर हम टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करें तो टॉलेंस टेस्ट बच्चों बेंजल्डिहाइड भी देता है और एसिटल्डिहाइड भी देता है। टॉलेंस टेस्ट में क्या है बच्चों सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों में मिल रहा है पता नहीं चलेगा। डिस्टिंग्विश करने का मतलब बच्चों एक में टेस्ट हो दूसरे में ना हो, तो ए बच्चों सही आंसर है। फिर देखिए बी में तो नहीं हो रहा है। अगर हम सी की बात करें आयोडोफोम टेस्ट, तो बच्चों आयोडोफोम टेस्ट ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड में मिलता है जिसमें CH3CO ग्रुप हो, ठीक है। तो अल्फा CH3 चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा CH3 प्रेजेंट है, तो आयोडोफोम टेस्ट बच्चों एसिटल्डिहाइड में मिलेगा, लेकिन बच्चों बेंजल्डिहाइड में तो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ तो CH3 है नहीं, तो इस पे नहीं मिलेगा, तो हम आयोडोफोम से भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों DNP टेस्ट की बात करें तो DNP टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, और दोनों ही जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है DNP टेस्ट देते हैं, ठीक है बच्चों। सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर हम 56 देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ है और टेबल से ही बच्चों हमें मैचिंग करवानी थी कि कौन से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या मैच कर रहा होगा सही से। देखिए बच्चों, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। तो बच्चों हम ऑप्शन से देख कर ही चलेंगे क्योंकि इसी से ही हमें आंसर्स निकालने हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट में फर्स्ट और आर मैच करता है, ठीक है। तो बच्चों ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये आर मैच करता है, क्या ये सही है? तो देख लीजिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में जो कॉलम 1 है उसमें कंपाउंड है बच्चों OH इस तरीके से, ठीक है। और उसमें जो रिएजेंट ले रहे हैं हम वो है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और तो फर्स्ट में रिएजेंट है बच्चों आपका फर्स्ट और मैच करवा रहा है आर को, और आर है बच्चों, आर में कह रहा है कि कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। तो ठीक है बच्चों, चूंकि डबल बॉन्ड है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, और जो कि ब्रोमीन वाटर है बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड में अगर ब्रोमीन वाटर हम बच्चों जो एल्कीन है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसमें अगर हम ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। ब्रोमीन वाटर के ब्राउन कलर को ये डिस्चार्ज कर देता है एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो ये सही है बिल्कुल। तो फर्स्ट में ये फर्स्ट और ये आर बिल्कुल सही करेक्टली मैच्ड है। अब बच्चों हम सेकंड में चलते हैं, तो ये ए आपका सही हो गया। अब बी की बात करें तो बी में दिया बच्चों सेकंड और क्यू,
तो बच्चों देखते हैं इसकी कहानी। तो सेकेंड में बच्चों CH3CHO है, एसिटल्डिहाइड है, और इसमें जो सेकेंड है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NH4OH। तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है। तो ये बच्चों ये सेकेंड है और ये सेकेंड है आपका, और इसमें जो मैच करता है बच्चों वो Q है, और Q में कह रहा है कि सिल्वर मिरर बनता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड बच्चों टॉलेंस टेस्ट देता है, और टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये आपका बी सही से मैच्ड है, ठीक है। अब बच्चों सी की बात करें तो सी में देखिए थर्ड के साथ फर्स्ट को मैच करवाया है, ठीक है। तो थर्ड के साथ फर्स्ट को मैच कराया और उसके साथ आर को मैच करवाया है। तो देखिए बच्चों जो थर्ड है, थर्ड फिनॉल लिया गया है बच्चों, ये फिनॉल है, ठीक है। और थर्ड में फर्स्ट, क्योंकि बच्चों फिनॉल और एनिलीन में भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट मिलता है देखने को, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर, ठीक है, और ये थर्ड हो गया बच्चों, ये फर्स्ट है। और आर की बात करें तो सोल्यूशन कह रहा है कलरलेस, कलरलेस सोल्यूशन, और साथ में बनता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों क्या है, फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन वाटर मिलाएं तो सोल्यूशन तो कलरलेस दिखेगा, लेकिन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इसका बनता है बच्चों आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्म में ऐसे बैठ जाएगा बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर मिलेगा आपको ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट, और जो सोल्यूशन होगा ये ऐसे सोल्यूशन जो रखेगा आपको वो कलरलेस दिखता है, कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन कलरलेस दिखेगा और प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको व्हाइट। तो बच्चे ये भी सही है। अब लास्ट देखते हैं डी वाले में। तो सेकंड बच्चे ये सेकंड है, ठीक है, और सेकंड में हम थर्ड मिलाते हैं। तो बच्चों हमको इसको ए पर लिख देते हैं, ये डी को मैच कराने के लिए। तो ये बच्चों सेकंड लिया है और इसमें हम थर्ड वाला जो रिएजेंट है वो मिलाते हैं, और थर्ड वाला रिएजेंट क्या है बच्चों, NaOI। तो आप देख रहे हैं कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है। NaOI कहाँ से आता है बच्चों, आयोडीन प्लस NaOH से। और आयोडोफॉर्म टेस्ट चूंकि एसिटल्डिहाइड है, आयोडोफॉर्म देता है, तो इसमें मिलेगा बच्चों आपको CH3 आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो थर्ड के साथ सेकंड के साथ थर्ड मैच करता है, और येलो प्रेसिपिटेट जो है बच्चों उसको देखिए ये P है, येलो प्रेसिपिटेट क्या है बच्चों, P वाला। तो ये भी मैच्ड है। तो इसमें बच्चों देखिए सभी के सभी करेक्टली मैच्ड है। तो 56 में आपके आंसर है A, B, C and D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, जो कि इसी टेबल पर बेस्ड है। तो कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स मेंशन इन ऑप्शन, ये गिवन कंपाउंड है बच्चों, will not show the positive test mentioned in column 2। तो कॉलम 2 में बच्चों हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और NaOI आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं। तो बच्चों हम इस एस्टर की अगर बात करें तो एस्टर में इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं होता। एस्टर में बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं होता, ठीक है, ना ही एस्टर में टॉलरेंस टेस्ट होता है जो कि सिल्वर नाइट्रेट और NH4OH है, ये भी नहीं होता। ना ही बच्चों इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट नहीं होते। तो एक तो ये है जो नहीं देता है। तो बच्चों इस अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये अल्कोहल कुछ ऐसा है CH3 एंड OH। बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी है CH3CHOH, इस तरीके का अल्कोहल चाहिए बच्चों। ऐसा अल्कोहल CH मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, CHOH और बीटा CH3 चाहिए। ये NaOI हेलोफॉर्म टेस्ट देता है बच्चों। यहाँ पर भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट अनसैचुरेशन का है, तो ये इसमें नहीं मिलेगा। और बच्चों सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट इसमें नहीं मिलता,
आइडोफॉर्म टेस्ट इसमें नहीं मिलता, तो ये नहीं देगा। लेकिन बच्चों फॉर्मिक एसिड की बात करें तो बच्चों ये फॉर्मिक एसिड है, तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस टेस्ट तो मिलता है देखने को बच्चों, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या है, CHO है, तो फॉर्मिक एसिड में बच्चों आपको सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट देता है। अब बच्चों एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है बच्चों। तो एनिलीन में ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से जो टेस्ट नहीं देते हैं तो बच्चों वो है, आंसर है आपके A एंड B, C और D में कोई ना कोई टेस्ट इस कॉलम से जरूर देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। इसके अलावा फिनॉल और एनिलीन में भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखने को मिलता है। चलो जो हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस पेपर 2 के। पेपर 2 में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आसान क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आना चाहिए और उन्हीं लॉजिक्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आया था पहला क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कुछ पूछा गया था व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आपसे पूछा गया था क्या करेक्ट ऑर्डर होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया था, आपको दे रखा था ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन पूछी है तो इससे नहीं यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, क्योंकि सेकंड आयनाइजेशन पूछी तो यहां से नहीं यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी तो +4 और यहां से इस तरह से, है ना, इस तरह से बना, ठीक है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। एक इसका जनरल ट्रेंड लिख लेते हैं कि जनरल ट्रेंड क्या होगा। जनरल ट्रेंड कैसे होगा, अगर हम इसको प्लेस करें ग्रुप आपके पीरियड में तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। जब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा क्या लिखूंगा, 2s2 2p1, दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, है ना। नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी बेटा 2s2 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी बेटा 2s2 2p3 और फ्लोरीन की हो जाएगी 2s2 2p4। These will be the electronic configuration of these elements. अब अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, ऐसे जाते समय अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज डिक्रीज करो, तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, सबसे बड़ा साइज फ्लोरीन कार्बन का। तो अक्रॉस द पीरियड जाते समय क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, हमारे दिमाग में साइज के हिसाब से तो ये ट्रेंड है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर एक खास, वो बात क्या है कि अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के पास है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, व्हिच मींस उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो हमने एक खास बात पढ़ी थी कि जब भी हमारे पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी आती है तो अपनी एडजेसेंट वाले से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। एडजेसेंट वाला मतलब ये आगे वाले से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा, तो ये आगे चले जाएगा। क्यों आगे जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसकी एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, दिस विल बी द सेकंड आयनाइजेशन ट्रेंड, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछ रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन पूछ रहे हैं। तो ये ट्रेंड होगा जहां पर O+ का सबसे आगे, उसके बाद NF+, N-, N+ और C+। अब ध्यान से देखना, यहां पर कहीं भी इन्होंने प्लस की बात नहीं करी है, सिर्फ एलिमेंट्स से पूछा गया है कि एलिमेंट्स कैसा होगा। तो सिर्फ एलिमेंट्स के बेसिस पे लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा। निकाल तो मैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी रहा हूं, पूछा तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो निकाल तो मैं उसके बेसिस पे रहा हूं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन का जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा होगा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी सबको तो साइज पे डिपेंडेंट है। तो अक्रॉस द पीरियड जाते समय साइज डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। बस में आती है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 40 के बाद आया 41 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन से एनायन का साइज सबसे ज्यादा होगा, आप सबसे स्मॉल होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है F-, B आपको ऑप्शन दे रखा है
अच्छा, वो जो 40 क्वेश्चन था उसका ऑप्शन सी सही था। उसका ऑप्शन कौन सा था? सी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन कौन सा सही था? सी। ठीक है ना, सी सही था। वैसे मैंने आपको ट्रेंड बता दिया था, बट फिर भी अगर आपको ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एफ माइनस सी एल माइनस सी बी आर माइनस और डी एच माइनस। आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा साइज कौन सा होगा, और आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी कि एच का साइज क्योंकि छोटा होता है तो सबसे स्मॉलर साइज ही होगा। ये गलत है। ठीक है, पहले तो इनमें कंपेयर कर ले, तो इनमें सबसे स्मॉलर साइज कौन सा होगा? एफ माइनस का। तो यहां से तो पता चल जाता है। अब कंपैरिजन रह जाता है एफ माइनस और एच माइनस के बीच। अब ध्यान से समझना, तो मैं एफ माइनस की बात करता हूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 9। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। तो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो 10/9 है, या प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो 10/9 है ना? ठीक है। अच्छा, अब जब मैं हाइड्रोजन की बात करूं H माइनस की, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो रेशो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट ट्वाइस है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, जबकि यहां पर ट्वाइस नहीं हो रहे, विच मींस यहां पर Z इफेक्टिव काफी कम हो गया है, या ये बोल सकते हो कि स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि यहां पर उतनी नहीं बढ़ी क्योंकि अभी भी Z इफेक्टिव कितना है? अच्छा खासा है। ठीक है, 9 प्रोटॉन उसके हिसाब से, विच मींस अगर यहां से ये 18 इलेक्ट्रॉन्स चला जाता तो बहुत ज्यादा हो जाता, डबल हो जाता, इसके हिसाब से हो जाता, तब मैं फ्लोरीन को बोलता ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो अगर देखोगे तो उसका कितना है? 10/9। ठीक है, और इसका देखोगे तो 2/1, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस है। जहां पर इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा होगा वहां पर साइज क्या बोलेंगे? ज्यादा होगा। तो इसका साइज क्या होगा? ज्यादा। इसका साइज क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है। इस वजह से इसका साइज ज्यादा हो जाएगा और फ्लोरीन का साइज सबसे कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? फ्लोरीन। आंसर क्या होगा आपका? फ्लोरीन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो में आपका हाइड्रोजन के केस में तो ट्वाइस हो जा रहा है, जबकि फ्लोरीन के केस में ट्वाइस नहीं हो रहा है। इस वजह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया, मल्टीपल चॉइस है ना, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है। 46 पूछा गया, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक होगा, और आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ए S माइनस से गैसियस से में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो और S2 माइनस बना रहे हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिया गया है। बी ऑप्शन में बोला गया आपके नियॉन है, नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और Ne माइनस बना रहे हो। ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया आपको, सी ऑप्शन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और N माइनस बना रहे हो। ठीक है, और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन क्या है? Al प्लस। ठीक है, Al प्लस में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और Al बना रहे हो। ये सब गैसियस फॉर्म में है ना, ये सारे के सारे किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो पूछा गया कौन सा एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब आपको जबरदस्ती एनर्जी देनी कर पड़ रही है। अब ध्यान से देखो, यहां पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, विच मींस दोनों कौन सी फोर्स दिखाएंगे? रिपल्शन। दोनों कैसा रहना चाह रहे हैं? दूर दूर। अब अगर दोनों को पास लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वही चीज है, अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक एनर्जी। कैसी एनर्जी हो जाएगी? एंडोथर्मिक। ठीक है ना, अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती है सिस्टम में तो एक्सोथर्मिक होती है, अगर एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो कैसी एनर्जी है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एनर्जी क्यों प्रोवाइड करनी पड़ रही है? क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। जब ये रिपल्शन क्रिएट करेगा तो जबरदस्ती इस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में डालने के लिए, उस सिस्टम में डालने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब आप बाहर से एनर्जी लगाओगे तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। दिस विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बात समझ आती है? नेक्स्ट, नियॉन और इलेक्ट्रॉन। अब नियॉन क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं, विच मींस अगेन इस पे नेगेटिव चार्ज तो नहीं है बट इट इज अनस्टेबल।
ये आगे चल के क्या हो रहा है, अनस्टेबल। तो क्या ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा? नहीं, लेकिन खुद से तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, जबरदस्ती करता हूं इसके साथ कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो ये जाएगा उस तरफ? हाँ बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, वो खुद से नहीं चाह रहा है। बाहर से क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, ये भी प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अगेन दिस इज आल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? कि बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट नाइट्रोजन, अगेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना नहीं चाहते। लेकिन अब अगर आप जबरदस्ती उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना चाहते हैं तो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आप जब बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो सिस्टम क्या हो जाता है, अगेन प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगेन ये तीनों एंडोथर्मिक प्रोसेस। लास्ट वाला, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब भी अट्रैक्शन होता है तो सिस्टम कैसा हो जाता है, तब एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तब एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है ना। जब सिस्टम में अट्रैक्शन होता है क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बन रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पर क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो आखिरी वाला एक्सोथर्मिक है, बाकी तीन ऊपर वाले क्या है, एंडोथर्मिक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, ये तीनों क्या होंगे, एंडोथर्मिक, और फोर्थ वाला क्या होगा, एक्सोथर्मिक, है ना। ठीक है बेटा, बस इतना ही था इनऑर्गेनिक का पार्ट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा।